गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह लेकर आते हैं हम आपके लिए हमारी अखबार की सुर्खियों वाला गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है, किसानों ने केंद्र सरकार को 29 को वार्ता के लिए तैयार होने के लिए प्रस्ताव भेजा है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने बातचीत का केंद्र सरकार का प्रस्ताव शनिवार को स्वीकार कर लिया। किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे वार्ता का प्रस्ताव भेजा है। इसमें 4 बिंदुओं को शामिल किया गया है। साथ ही 30 दिसंबर को सिंधु वाया टिकरी सीमा से शाहजहांपुर तक ट्रैक्टर मार्च की भी बात कही। किसानों के मुताबिक अगर इन पर सहमति नहीं बनी तो आंदोलन और तेज करेंगे। सिंगू सीमा पर 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चे ने मंथन के बाद कहा कि किसान हमेशा खुले मन से वार्ता के लिए तैयार है। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि तीनों कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी का मुद्दा सरकार के साथ बातचीत के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब गेंद सरकार के पाले में है कि वह हमें कब बातचीत के लिए बुलाती है। किसानों ने आंदोलन तेज करने का भी ऐलान किया है। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ 30 दिसंबर को किसान कुंडली मानेसर पकड़ राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। किसान नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि हम केएमपी राजमार्ग को जाम नहीं करें तो उन्हें तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने शनिवार को फिर मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से आने वाली लेन पर 6 घंटे तक कब्जा रखा। इसमें नोएडा गाजियाबाद में कई जगह जाम जैसे हालात रहे। किसानों का आरोप है कि पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से आ रहे किसानों के जज्बे को पुलिस रोक रही है। उससे नाराज होकर किसान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक्सप्रेसवे पर बैठे रहे। भाजपा नेता राकेश टिकैत के समझाने के बाद 4 बजे एक लेन खोली और 5 बजे दिल्ली से आने वाली दूसरी लेन भी खोल दी। वहीं यूपी गेट पर किसानों की पंचायत आज होगी। इसमें तमाम किसान भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसानों का कृषि कानून के किसानों के विरोध से किसानों को ही नुकसान हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम दौरे के दौरान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि वे बातचीत के जरिए समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने आगाह किया कि विपक्षी दल उन्हें नए कृषि कानूनों को लेकर बरगला रहे हैं और बातचीत की राह से भटका रहे हैं। विरोध से किसानों का ही नुकसान है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर विकास का इंजन बन गया है। एक समय हुआ करता था जब अलगाववादी शासन किया करते थे, युवाओं को हथियार दिए गए थे। अब सभी समूह मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और असम विकास इंजन का हिस्सा बन गया है। सबसे बड़ी सफलता बोडोलैंड संधि थी। मुझे गर्व है कि हाल ही में हुए बोडोलैंड चुनाव में 80% मतदान बिना किसी रक्तपात के हुआ। वही आपको बता दें, भट्टा पारसौल मामले में दर्ज 2 मुकदमे वापस ले लिए गए। भट्टा पारसौल आंदोलन में किसानों के खिलाफ दर्ज 2 और मुकदमे वापस लेने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के लोक अभियोजक को मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी है। भट्टा गांव में यमुना प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण कर रहा था। इसके खिलाफ किसानों ने 6 जनवरी 2011 को आंदोलन शुरू किया था। 7 मई को यह आंदोलन उग्र हो गया और इसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 किसान मारे गए थे। पूरे प्रकरण में किसानों पर 20 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। एक केस पीएससी की कंपनी पर हमला करने और उनके हथियार लूटने के आरोप में दर्ज किया गया था। इसमें मनवीर तेवतिया और 30 अन्य किसान आरोपी थे, जबकि दूसरे मुकदमे में प्रेमवीर और अन्य किसानों को नामजद किया गया था। वही आपको बता दें कि पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को उतारने की हो रही है तैयारी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ग्रीन एनर्जी की वैश्विक दौड़ में भारत ने आगे बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के वैकल्पिक जैविक ईंधनों की तलाश तेज कर दी है।
इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 100% एथेनॉल ईंधन वाले दुपहिया, 3 पहिया व 4 पहिया वाहनों को बाजार में उतारने का मन बना लिया है। यही दीगर बात है कि देश में एथेनॉल के उत्पादन व उपलब्धता में कमी है, पर सरकार का मानना है कि पर्यावरण अनुकूल जैविक ईंधन सस्ता, सतत, स्वच्छ और टिकाऊ होगा। वहीं वनस्पति गन्ना कृषि अवशेष से जैविक ईंधन बनने के कारण किसानों को आय का नया जरिया मिलेगा। इस दिशा में अभी से प्रयास करने होंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एथेनॉल के 100% बतौर जैविक ईंधन प्रयोग संबंधी प्रारूप को तैयार कर लिया है। मंत्रालय की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी ने E100 प्रोटोटाइप वाहनों के लिए संरक्षा प्रक्रियात्मक नियम बनाए हैं। इसमें वाहन चालक और यात्रियों सहित पंप कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल में 10% मिश्रित एथेनॉल के प्रयोग करने पर वाहनों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना पड़ता है। एथेनॉल की मात्रा 20% होने पर वाहन के कुछ कंपोनेंट बदल जाते हैं। एथेनॉल यानी कि E85, E95 व E100% होने पर वाहन व इंजन के डिजाइन में बदलाव करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बगैर वाहन नहीं चलाए जा सकते, अन्यथा यात्री व वाहन भारी नुकसान होने का खतरा रहता है। अधिकारी ने बताया कि E85 से E100 वाहनों के नए मानकों में सुरक्षा के उपाय और फ्लेक्स इंजन का प्रावधान किया गया है। आधुनिक फ्लेक्स इंजन के भीतर लगे सेंसर ईंधन भरते समय एथेनॉल की मात्रा बता देंगे। इसके साथ ही इंजन की ट्यूनिंग सेट हो जाएगी। ब्राजील में यह तकनीक है। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने E100 वाहनों के प्रारूप को संबंधित हितधारकों के पास सुझाव आपत्ति के लिए भेजा है। वही आपको बता दें कि नए साल में काम शुरू कर देगी न्यू एयर डिफेंस कमांड। सैन्य मामलों के विभाग ने एयर डिफेंस थिएटर कमान के गठन की तैयारियां तेज कर दी है। यह कमान तीनों सेनाओं की संपत्तियों और देश को हवाई हमले से बचाने का कार्य करेगी। अभी वायु सुरक्षा को लेकर थल, जल और वायुसेना के अलग अलग इंतजाम है, जिन्हें एयर डिफेंस कमान में मर्ज कर दिया जाएगा और एयर डिफेंस कमान पूरी तरह से वायुसेना को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार मैरीटाइम थिएटर कमान के बाद सबसे ज्यादा तेजी से एयर डिफेंस कमान के गठन का कार्य तेजी पर चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस साल पहले मैरीटाइम कमान और फिर एयर डिफेंस कमान कार्य करना शुरू कर देगी। एयर डिफेंस कमान से देश की वायु सुरक्षा पुख्ता होगी और किसी भी प्रकार अतिक्रमण की स्थिति में यह कमान तुरंत कार्रवाई करेगी। अगले वर्ष में वायुसेना को रूस से अत्याधुनिक S-4400 मिसाइल सिस्टम भी मिल जाएगा, जिससे एयर डिफेंस थिएटर कमान की ताकत में इजाफा होगा। एयर डिफेंस कमान की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय समुद्र में भी सुरक्षा प्रदान करेगी। अभी तक यह कार्य नौसेना खुद करती है। वही आपको बता दें कि थिएटर कमानों के गठन के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे सेनाओं की मारक क्षमता एवं त्वरित कार्रवाई की क्षमता तेज होगी, साथ ही संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। वही आपको बता दें कि पहाड़ों पर बारिश होने से मैदानों में शीतलहर की संभावना है। देश के कई अन्य उत्तरी राज्यों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बाद प्रचंड शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर शुरू होगा। मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा अपडेट के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा पंजाब व हरियाणा के आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने या गरज दमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बाद उधर से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। प्रदेश में सुबह व रात में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम आमतौर पर सूखा रहा। पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप रहा। प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान चुर्क रहा, जहां रात का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद मंडलों में रात का तापमान सामान्य से कम रहा।
शनिवार को राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में गुनगुनी धूप खिली रही। प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा। कानपुर मंडल में यह सामान्य से कम रहा। वहीं आपको बता दें कि 8 देशों तक पहुंच चुका है नया कोरोना वायरस स्ट्रेन, जो कि ब्रिटेन से आया हुआ है। नया कोरोना वायरस स्ट्रेन वो 8 देशों तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस का नया रूप दुनिया के कई देशों में पाया जाने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 8 से ज्यादा यूरोपीय देशों में नया वायरस मिला है। यह काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जापान के बाद फ्रांस, स्वीडन और आयरलैंड में भी नया वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। भारत में भी सरकार सतर्क है। कोविड टास्क फोर्स के अधिकारियों ने बैठक कर हालात का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनमें ज्यादातर ब्रिटेन से दूसरे देशों में गए लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए दुनिया भर की सरकारें ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर ही निगाह लगाए हुए हैं। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को निर्देश जारी कर ऐसे लोगों की पहचान कराने और उनकी निगरानी करने को कहा है, ताकि पता लगाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप निदेशक हंस क्रूज ने कहा कि यूरोप के 8 देशों में वायरस के नए रूप की पुष्टि हुई है। कुछ और जगह भी मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य एजेंसी इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। पुराने कोरोना वायरस की तुलना में यह नया स्ट्रेन युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में बचाव के उपायों का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। स्पेन में 4 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है, तो स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान, आयरलैंड उन देशों में शामिल हो गए हैं जहां नए कोरोना वायरस की पहचान की गई है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि इससे रोग के गंभीर मामलों में परिणाम होता है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटेन से हाल ही लौटा एक नागरिक ट्यूर्स शहर में कोरोना के नए रूप से ग्रसित पाया गया है। इस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं और मौजूदा समय में वह होम क्वारंटीन में है। आयरलैंड में भी नए संक्रमण की पुष्टि की। सरकार ने कहा कि यह ब्रिटेन में फैले वायरस के नए स्वरूप जैसा ही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद वायरस के इस स्वरूप का पता चला है। केरल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कराए गए सर्वे में कोरोना वायरस के रूप में बदलाव देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि वायरस के स्वरूप में मामूली बदलाव देखा गया है। हालांकि यह ब्रिटेन में मिले नए वायरस के जैसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन विशेषज्ञों की टीम इस पर रिसर्च कर रही है और जल्द ही इसका नतीजा सामने आएगा। उधर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि वायरस के नए प्रकार की रोकथाम के लिए गृह विभाग के साथ चर्चा करेगा और जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। वही आपको बता दें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट केंद्रों की संख्या दोगुनी की जाएगी। दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 500 से अधिक की जाएगी। वर्तमान में 350 के करीब वाहन शोरूम पर HSRP लगाने की सुविधा उपलब्ध है। अचानक से बुकिंग में आए उछाल के बाद लंबे इंतजार को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अभी HSRP व कलर कोड स्टिकर के लिए 4 महीनों तक की वेटिंग चल रही है। परिवहन विभाग की ओर से 15 दिसंबर से शुरू किए गए अभियान के तहत 5500 रुपए का चालान होने लगा, तो बुकिंग में अचानक उछाल आ गया। केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए अब बड़े सर्विस सेंटर, वर्कशॉप, प्रदूषण जांच केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है। सीएम के मुताबिक हम चाहते हैं कि 500 से अधिक सेंटर दिल्ली में मौजूद हो। इसे लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 30 दिसंबर को बैठक भी बुलाई है। वही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग मुझे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने में लगे हैं। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्षी दलों के नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि कथनी करनी में फर्क रखने वाले कुछ लोग मुझे आए दिन लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। मोदी ने कहा वह ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव को लोकतंत्र के मजबूत होने के उदाहरण के रूप में दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से हुए डीडीसी चुनाव देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा जो मुझे रोज यहाँ लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं उनकी पार्टी पुडुचेरी में राज कर रही है।
जहां 206 के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव ही नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर के सभी निवासियों के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि आंदोलनकारी आज आगे की रणनीति तय करेंगे। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। यूपी गेट बॉर्डर पर किसान रविवार को पंचायत कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। किसानों का कहना है कि कृषि कानून को वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को धार देने के लिए बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों से संपर्क किया जा रहा है। यूपी गेट बॉर्डर स्थित आंदोलन स्थल पर रविवार को पंचायत की जाएगी, जिसमें यूपी और उत्तराखंड से आए किसान शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के बारे में चर्चा होगी। इस दौरान आंदोलन को घर घर से जोड़ने के बारे में विमर्श किया जाएगा। वहीं आंदोलन में पिछले 3 दिन से किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आंदोलन स्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में आने वाले लोगों की संख्या शनिवार का दिन होने के चलते काफी थी। आलम यह था कि मंच के आगे के हिस्से की जगह समर्थकों से खचाखच भरी थी। किसानों के समर्थन में पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली के लोग भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे थे। समर्थन देने वाले में दिव्यांग किसान भी शामिल थे। कुछ लोग अपने साथ लंगर के लिए खाद्य सामग्री दान करने के लिए लाए थे, तो कुछ लोग आर्थिक तौर पर मदद कर रहे थे। इसकी घोषणा आंदोलन में सहयोग करने वाले लोगों का नाम लेकर मंच से बार बार की जा रही थी। वहीं केंद्र सरकार से कृषि बिल वापसी को लेकर समर्थकों की नारेबाजी भी की जा रही थी। किसानों के मंच वाली जगह तक पहुंचने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही थी। पंजाब के पटियाला से आए किसान धर्मवीर सिंह ने कहा कि बिल वापस कराकर ही यहां से जाऊंगा, वरना नया साल भी कृषि बिल की वापसी को लेकर यही मनाएंगे। गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल पर दूसरे दिन भी शनिवार को कोई किसान नहीं पहुंचा। टोल पर दिन भर पुलिस तैनात रही। उधर कृषि कानूनों का विरोध राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली जयपुर हाईवे पर हरियाणा के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक व पंजाब के 6000 किसानों ने टेंट गाड़ने के बाद हाईवे को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया। सांसद हनुमान बेनीवाल शाम को सैकड़ों किसानों के साथ जयपुर से बॉर्डर पर पहुंचे। वह रेवाड़ी सीमा से करीब 4 किलोमीटर दूर किसानों के साथ बैठे हुए हैं। दावा है कि शनिवार को कुछ किसानों ने रेवाड़ी रोहतक नेशनल हाईवे 71 के गंगायचा टोल को फ्री करा दिया। वहीं आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसान शनिवार को आंदोलन के भविष्य पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान छोटे छोटे मार्च का भी आयोजन हुआ। सिखों के 9वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे के शहीदी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी भी जोरों शोरों से की जा रही थी। इसके लिए कई कमेटियां भी बनाई गई थी। पटियाला से आए किसान सुरेंद्र सिंह संधू ने बताया कि फिलहाल आंदोलन खत्म होने की उम्मीद नहीं लग रही है, इसीलिए आगे नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि गांव अटोहा में 24 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए अब भूडेर पाल ने किसानों को समर्थन देने का फैसला किया है। 20 गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रविवार को सुबह धरना स्थल पर पहुंचेंगे। किसानों के धरना स्थल पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और किसान नेता ऋषिपाल अंबावता पहुंचे और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। फरीदाबाद के किसानों ने कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के गोमौजपुर टोल प्लाजा को कुछ देर के लिए टोल फ्री करवा दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर टोल दोबारा शुरू करवाया। वहीं आपको बता दें कि आप विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र के अहम के चलते 45 किसान शहीद हो गए। आप विधायक राघव चड्ढा ने कहा है कि केंद्र सरकार के अहम के चलते किसान आंदोलन में अब तक 45 किसान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित केंद्र सरकार को देश के अन्नदाताओं की चिंता नहीं है।
राघव चड्ढा ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को नरम रुख अपनाते हुए किसानों से बातचीत करके उनकी बात मान लेनी चाहिए। आप नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को दिक्कत इस बात से है कि इस बार किसानों को कानून समझ में आ गया है, इसीलिए वह डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बिना किसी शर्त के किसानों के साथ बात करनी चाहिए। कानून में कमियां नहीं होती तो सरकार उसमें संशोधन का प्रस्ताव क्यों भेज रही है। वहीं आपको बता दें कि 20 दिनों में 3.5 गुना महंगी हुई सब्जियां और सीजन होने के बाद भी सेब महंगा बिक रहा है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नवरात्रों के बाद से महंगी सब्जियों की मार झेल रहे दिल्ली वालों के लिए दिसंबर का तीसरा सप्ताह राहत लेकर आया है। तीसरे सप्ताह की शुरुआत से ही लोगों को बाजार में लंबे समय बाद सस्ती सब्जियां खरीदने का मौका मिला है। दिल्ली में सब्जियों के दामों में इन दिनों गिरावट का दौर जारी है। 20 दिनों में सब्जियों के थोक भाव करीब 3 गुना तक नीचे आए हैं। इसमें सामान्य दिनों की तुलना में अभी भी आवक कम है, लेकिन बाहर आपूर्ति न किए जाने की वजह से दाम गिरे हैं। सामान्य दिनों में जहां 12 से 13,000 टन के बीच आवक होती थी, वहीं शनिवार को 8500 टन आवक हो रही। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तब से आजादपुर मंडी में आवक 7 से 9,000 टन के बीच रह गई है। वही आपको बता दें, इन दिनों सब्जियों के भाव तो गिरे ही हैं, लेकिन सीजन होने के बावजूद दिल्ली वालों को सेब महंगा मिल रहा है। आलम यह है कि नवंबर में 60 से 100 रुपए तक किलो तक मिल रहा सेब इन दिनों 80 से 140 रुपए किलो तक मिल रहा है। अब की इन दिनों सेब के भाव और कम होने चाहिए थे। सेब कारोबारियों का कहना है कि सेब का सीजन फरवरी तक रहता है, पर इस बार किसान आंदोलन के चलते दिसंबर में ही आवक कम हो गई है। 27 नवंबर को मंडी में 1300 टन सेब 4700 क्विंटल के भाव से आया था। 26 दिसंबर को 900 टन सेब की आवक हुई, वह भाव 5600 रुपए क्विंटल रहा। वही आपको बता दें कि किसान प्रदर्शनकारियों के बीच छाया एक नन्हा सरताज। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पिछले 1 महीने से कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए हर उम्र का समर्थक पहुंच रहा है। इसमें उम्र दराज से लेकर युवा और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। बीते 2 दिन से सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के बीच 1 साल से कम उम्र का नन्हा समर्थक सरताज छाया हुआ है। आंदोलन के समर्थक में पहुंचने वाले लोग मासूम सरताज के साथ सेल्फी व तस्वीरें लेते हुए दिख जाएंगे। स्टॉलर में बैठे सरताज की टी शर्ट पर पंजाबी भाषा में अन्न देने वाले किसानों की जमीन न लो के अलावा दूसरे संदेश वाले स्टिकर लगे हैं। आंदोलनकारियों द्वारा किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाने के दौरान जब सरताज से हाथ उठाने का इशारा किया जाता है, तो वह भी अपने हाथ उठाने लगता है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले सरताज के पिता डॉक्टर रवदीप सिंह संधू ने कहा कि मैं एक किसान बाप का बेटा हूँ। पिता ने खेती करके मुझे डॉक्टर बनाया है। 2 दिन पहले ही आंदोलनकारियों के समर्थन में अपने बच्चे के साथ सिंघू बॉर्डर पर आए हैं। बेटे की टी शर्ट पर भी किसानों के समर्थन का संदेश वाले स्टिकर लगा रखे हैं, जिससे संदेश जाए कि अपने दादा की खेती की जमीन बचाने के लिए एक नन्हा आंदोलनकारी भी पहुंचा है। वही आपको बता दें कि 3 नौकरशाहों का वेतन रोके ऐसा आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वह 3 नौकरशाहों दिल्ली सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव और राजस्व व संभागीय आयुक्त का वेतन अगले आदेश तक जारी न करे। न्यायालय ने कहा है कि ये नौकरशाह पिछले काफी समय से अपने काम के प्रति उदासीन है, जिसकी वजह से याचिकाकर्ता अदालती आदेश के बावजूद अपने अधिकारों से वंचित है। मामला औद्योगिक विवाद का है। याचिकाकर्ता बहुत पहले केस जीत चुके हैं, लेकिन संबंधित नौकरशाह आंखें मूंदे बैठे हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा, ऐसे नौकरशाहों को नींद से जगाने के लिए सख्त आदेश देना जरूरी है। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से याचिकाकर्ता कामगारों के पक्ष में आए और औद्योगिक आदेश को लागू करने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। इसकी अगली सुनवाई आगामी 27 जनवरी को होगी। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।